हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का सैम्पल पेपर फर्दर डिस्कस करने वाले हैं और ये पार्ट 2 रहेगा सैम्पल पेपर डिस्कशन का, क्योंकि इससे पहले पार्ट 1 में जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे उसको हमने डिस्कस किया था। और आज हम जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन नंबर 11 to 17 डिस्कस करने वाले हैं और ये 3, 4 और 6 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 3 मार्क्स क्वेश्चन है और इसका आंसर 60 to 80 वर्ड्स में करना होता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 ये 4 मार्क्स क्वेश्चंस हैं और इसका आंसर 80 to 100 वर्ड्स में हमें करना होगा। फिर इसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 है, इसके जो नंबर है वो कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और इसका जो आंसर होगा फिर 100 to 150 वर्ड्स में करना होता है। इस टाइम पे सैम्पल पेपर सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर के लिए टाइम कम रह गया है। तो किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं, उनको किस तरीके से अटेम्प्ट करना होगा, वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और फिर आपको जो भी क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करेंगे उसके आंसर की भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। Now first question is question number 11, which is of 3 marks. State giving valid reason on whether the following statements are true or false. हमें वैलिड रीजन के साथ ये बताना है कि जो स्टेटमेंट्स गिवन है ये ट्रू है कि फॉल्स है। स्टेटमेंट ए में नेशनल इनकम इज ऑलवेज ग्रेटर देन डोमेस्टिक इनकम, ये एकदम फॉल्स है, गलत है, क्योंकि नेशनल इनकम हमेशा डोमेस्टिक इनकम से बड़ी नहीं होती। कई बार क्या होता है कि डोमेस्टिक इनकम बड़ी हो जाती है नेशनल इनकम से, क्योंकि नेशनल और डोमेस्टिक इनकम के बीच का डिफरेंस है नफिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो अगर नफिया नेगेटिव हो जाए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेगेटिव हो जाता है, तो उस केस में डोमेस्टिक इनकम ग्रेटर होगा नेशनल इनकम से। और ये जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है ये निकलता कैसे है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, डिफरेंस है कि फॉरेन कंट्री से कितना मिला और फॉरेन कंट्री में हमने कितना पे करा, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट पार्ट बी, जीडीपी एट एमपी इज बेस्ट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ वेलफेयर एज इट टेक्स द मार्केट प्राइस इनटू कंसिडरेशन, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। जीडीपी एट एमपी बेस्ट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बताया गया क्योंकि ये मार्केट प्राइस को कंसीडर कर रहा है। इट मीन्स ये इंडिकेट कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं नॉमिनल जीडीपी की। और नॉमिनल जीडीपी क्या है? नॉर्मली जीडीपी कैसे कैलकुलेट होता है? प्राइस और क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन। नॉमिनल जीडीपी जो है करंट ईयर के प्राइस पे मेजरेबल होता है। अब क्योंकि नॉमिनल जीडीपी है, पी इंटू क्यू, अगर प्राइस में भी चेंज आया, प्राइस लेवल बढ़ता है तो जीडीपी बढ़ेगा, चाहे आउटपुट कांस्टेंट भी क्यों ना रहे। तो यहाँ पे ग्रोथ को हम मेज़र नहीं कर पाएंगे। जो रियल ग्रोथ होती है वो मेजरेबल होती है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहिए, प्रोडक्शन बढ़े तो ग्रोथ हो रही है। तो ऐसी कौन सी जीडीपी है जो रियल इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ है? तो हम इसमें यहाँ पे रीज़न देना होगा कि रियल जीडीपी जो है वो रियल इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ है, ना कि नॉमिनल जीडीपी। तो ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, स्टेट एनी 3 कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी अकाउंट, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट का कैपिटल अकाउंट है उसके कंपोनेंट बताने हैं। अब कैपिटल अकाउंट का पूछा गया तो कैपिटल अकाउंट को पहले डिफाइन करेंगे। कैपिटल अकाउंट क्या है? कैपिटल अकाउंट इज दैट अकाउंट ऑफ बीओपी विच रिकॉर्ड्स ऑल सच ट्रांजेक्शंस between the resident of a country and rest of the world which cause a change in the asset or liability of the country. कैपिटल अकाउंट में वो सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं जो कि एक कंट्री के रेजिडेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में होते हैं। और ये ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं जिसमें कि ये कंट्री की एसेट और लायबिलिटी में चेंज आएगा। तो इसके कंपोनेंट क्या क्या है? मेनली इसके कंपोनेंट है इन्वेस्टमेंट, और एक हो गया लोन्स, और एक हो जाता है ऑफिशियल रिजर्व्स। अब जैसे बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट भी 2 टाइप की होगी, एक तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है और एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है। एफडीआई में क्या होता है कि एक कंट्री की एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करना, एक कंट्री में जाकर जैसे फुल कोई कंपनी ओपन कर ली, वहाँ पे पैसा लगा दिया, तो एफडीआई में फुल कंट्रोल मिलता है। और फिर एक होती है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, तो ये भी कैपिटल अकाउंट में इसका रिकॉर्ड होगा। और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि एक कंट्री के शेयर्स परचेज करना, कि एक कंट्री दूसरी कंट्री की
जो कंपनी है उसके शेयर्स परचेज करेगी, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इसे बोलेंगे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसका भी रिकॉर्ड कैपिटल अकाउंट में। फिर ऐसे ही बोरिंग, उधार लेंगे तो लाइबिलिटी क्रिएट होगी। लोन ले रहे हैं तो ये भी टू साइडेड होगा, या तो इंडिया फॉरेन कंट्रीज से उधार ले सकता है या इंडिया मनी लैंड कर सकता है, तो इसका पूरा रिकॉर्ड किस में है, कैपिटल अकाउंट में। फिर लोन के भी दो टाइप है, वो बताने हैं। कमर्शियल बोरोइंग होती है और एक एक्सटर्नल असिस्टेंस होता है। कमर्शियल बोरोइंग का मतलब है कि उधार ले लिया, किस हिसाब से लिया, जो मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है लोन पे उसी पे मिलेगा, इसमें कोई हेल्प नहीं मिलेगी। फिर दूसरा है एक्सटर्नल असिस्टेंस, मीन्स कि जैसे अब जो कंट्री है उसकी पोजीशन खराब है, लोन चाहिए सस्ती ब्याज की दर से, तो थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है उससे कम इंटरेस्ट पे लोन मिल जाएगा, तो उसे बोलेंगे एक्सटर्नल असिस्टेंस। फिर तीसरा कंपोनेंट हमारा क्या है, जैसे कि जो ऑफिशियल रिजर्व्स हैं, अब जो रिजर्व्स है फॉरेन करेंसी के, उसको कौन मेंटेन करता है, उसका कस्टोडियन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर ऑफिशियल रिजर्व्स में फॉरेन करेंसी के रिजर्व में चेंज कर रहे हैं तो वो मूवमेंट भी किस में आएगा, वो भी किस में रिकॉर्ड होगा, कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, कंजप्शन फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी इज गिवन। कंजप्शन फंक्शन गिवन है कि इकोनॉमी का C इक्वल्स टू 100 प्लस 0.755। तो हमें इसमें कैलकुलेट करना है, जो कंजप्शन फंक्शन होता है कंजप्शन और इनकम का रिलेशनशिप होता है, इसमें जो 100 है वो C बार मीन्स ऑटोनॉमस कंजप्शन को शो कर रहा है, और 0.75 MPC है, और Y क्या है, लेवल ऑफ इनकम है। देन कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट एंड वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। एक तो ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है। ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होगा, इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन। एट ब्रेक इवन पॉइंट इनकम का जो लेवल है वो कंजप्शन के लेवल के इक्वल होता है, मीन्स कि Y और C इक्वल होते हैं। तो C की वैल्यू तो हमें गिवन है, C कितना गिवन है, 100 प्लस 0.75 Y, और Y इक्वल्स टू C करेंगे तो Y इक्वल्स टू C की वैल्यू रखेंगे वहाँ पर, तो वहाँ से उसे सॉल्व करके हम Y की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है, ब्रेक इवन पॉइंट पे इनकम कितना है, Y कितना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 400, और आपको इसका आंसर की में मिल जाएगा, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसका आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर पार्ट बी में क्या बोला गया कैलकुलेट करने के लिए, वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालनी है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला बनता है वो है 1/1 माइनस MPC, और कंजप्शन फंक्शन इक्वेशन गिवन है 100 प्लस 0.755। तो MPC कितना होगा, 0.75, क्योंकि MPC की जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच लाई करती है, और वैसे भी कंजप्शन तो MPC से ही रिलेटेड है, MPC से इसे हम जो है देख सकते हैं। तब इसके बाद इसमें K का फॉर्मूला है 1/1 माइनस MPC, तो MPC की वैल्यू 0.75 है, इसमें MPC की वैल्यू पुट करेंगे तो फिर यहाँ से आंसर आ जाएगा 4 टाइम्स। तो इसका आंसर होगा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी, 4 टाइम्स। और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या बताता है कि जब एक इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट होता है तो वो इन्वेस्टमेंट इनकम को कई टाइम्स कर देता है, इनकम में कई गुना चेंज लेकर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, डिफाइन मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर को डिफाइन करना है, मुद्रा गुणक। मनी मल्टीप्लायर का क्या डेफिनेशन होता है, इट इज द मल्टीपल बाय विच टोटल डिपॉजिट इंक्रीज्ड ड्यू टू प्राइमरी डिपॉजिट। टोटल डिपॉजिट इंक्रीज हो जाते हैं प्राइमरी डिपॉजिट की वजह से। प्राइमरी डिपॉजिट इनिशियल डिपॉजिट जो कि बैंक के पास फर्स्ट टाइम जो डिपॉजिट आ रहे हैं, कस्टमर बैंक में पैसे जमा करवा रहे हैं, प्राइमरी डिपॉजिट है। ठीक है, तो प्राइमरी डिपॉजिट का कमर्शियल बैंक यूज़ करके उसे कई गुना करता है, और उसी को हम बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। तो मनी मल्टीप्लायर का क्या फॉर्मूला होता है, 1/LRR। अब ये LRR क्या है, लीगल रिजर्व रेशियो। कमर्शियल बैंक्स को टोटल डिपॉजिट्स का मिनिमम परसेंटेज अपने पास रखना होता है, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स हैं, इसी के बेसिस पे मनी मल्टीप्लाई होती है, मनी क्रिएशन होता है। तो फाइनली जो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है वो बताना है इसमें 1/LRR। और फिर इसी के पार्ट बी में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया। वो क्वेश्चन क्या है, पार्ट बी, credit creation is inversely related to legal reserve ratio. Justify the given statement using a hypothetical example। कि जो क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस है, मनी क्रिएशन प्रोसेस जो कि कमर्शियल बैंक करते हैं, और वो कैसे इसे करते हैं, लीगल रिजर्व रेशियो का यूज़ करके।
तो इसमें पूछा गया है कि जो क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस है और जो लीगल रिजर्व रेशियो है उसमें नेगेटिव रिलेशन होता है। एकदम करेक्ट है, क्योंकि जितना ज़्यादा बैंक रिजर्व करेगा उतना मनी क्रिएशन क्या होगा, कम होगा। तो ये बताना है कि वो कैसे वर्क करता है। इसके लिए हमें हेल्प लेनी है एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल की, एक इमेजिनरी एग्जाम्पल की। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये चीज़ क्लियर करेंगे कि जो मनी क्रिएशन प्रोसेस होता है वो डिटरमाइन करता है 2 बातों पे बेस्ड है। एक तो इनिशियल डिपॉजिट, प्राइमरी डिपॉजिट, जो स्टार्टिंग में बैंक के पास पैसा आ रहा है, और दूसरी क्या बात है, लीगल रिजर्व रेशियोज। ठीक है, अब लीगल रिजर्व रेशियो क्या होता है, मिनिमम रेशियो है डिमांड, मिनिमम जो रेशियोज हैं डिमांड डिपॉजिट्स के, जो कि बैंक्स को लीगली रिक्वायर्ड होते हैं कि वो अपने पास रखें कैश की फॉर्म में। जैसे इसमें CRR SLR आ जाता है। और हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि पब्लिक की, लोगों की बैंकिंग हैबिट्स हैं। फिर मनी क्रिएशन प्रोसेस को समझाने के लिए एग्जाम्पल ले लेंगे, जैसे कि इनिशियल डिपॉजिट 1000 रुपीज़ का है, लीगल रिजर्व रेशियो 10% है, और फिर बैंक ने क्या करा, 1000 तो आगे लोन नहीं दे सकता बैंक, तो 1000 का 10% रिजर्व कर लिया, तो लोन कितना दे दिया, 900। फिर क्योंकि बैंकिंग हैबिट्स हैं, अब जैसे बैंक लोन कैसे देता है, अकाउंट ओपन करता है, अकाउंट में क्रेडिट करता है, तो 900 रुपये बैंक के पास ही रह गए। या फिर हम ये देख सकते हैं बैंक ने जिस पर्सन को लोन दिया तो उसने पैसे विड्रॉ करे और उसने पैसे खर्च करे, उसके लिए खर्चा, लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं, मतलब जो सेलर है जिसने गुड्स सॉल्व करे, उसके लिए तो इनकम है, तो 900 रुपये किसी दूसरे के लिए रेवेन्यू है। फिर जिसकी इनकम है 900, वो पर्सन बैंक में डिपॉजिट कराएगा, बैंक के पास फिर से 900 रुपये आ गए, बैंक का 900 का 10% 90 रिजर्व करके 810 फिर से जो है लोन दे देगा। तो ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा। दिस मनी अगेन कम्स बैक टू बैंक्स, यही मनी मतलब वापस बैंक के पास आएगी, लैंडिंग, फिर बैंक, फिर फर्दर लैंडिंग, फिर फर्दर उधार देगा। इन दिस वे मनी गोज ऑन मल्टीप्लाइंग एंड फाइनली टोटल मनी क्रिएशन। तो इस तरीके से क्या होगा, जो मनी है वो मल्टीप्लाई होती रहेगी, प्रोसेस चलता रहेगा, और फिर ये जो टोटल मनी क्रिएशन होगा ना, 1000 रुपीज़ टोटल 10,000 रुपीज़ बनेंगे, क्योंकि इसका फॉर्मूला हमारा क्या है मनी क्रिएशन का। कैसे हम पता लगाएंगे कितना पैसे का निर्माण हुआ, तो प्राइमरी डिपॉजिट इनटू में मनी मल्टीप्लायर। अब मनी मल्टीप्लायर हमारा कितना था, 1/LRR, तो इनिशियल डिपॉजिट इनटू 1/LRR, और LRR 10% एज्यूम किया था, तो 1000 का 1000 इंटू 1/10% कितना रुपीज़, 10,000 होगा। ठीक है, अब इसे कैसे लिखना है, कितना लिखना है, और क्या क्या इसमें एग्जाम्पल देना है, कौन सी टेबल बनेगी, तो उसके लिए आपको इसके आंसर की मिल जाएगी, आप इसे वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट कैन बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड व्हेन। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है और कब हो सकती है। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर डायरेक्टली डिपेंड करता है MPC पर। मीन्स अगर कंजप्शन जितना ज़्यादा होगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जितना ज़्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट उतनी ज़्यादा मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लायर की वैल्यू ज़्यादा होगी। मीन्स हम बोल सकते हैं कि अगर MPC ज़्यादा है तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, पॉजिटिव रिलेशन हो गया। तो हेंस इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज मिनिमम एट मिनिमम वैल्यू ऑफ MPC। तो जब MPC की मिनिमम वैल्यू होगी तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी क्या होगा, मिनिमम होगा। और वहीं जहाँ MPC की मैक्सिमम वैल्यू हो जाए वहाँ पे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। जैसे कि अगर MPC की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, अगर MPC 0 हो गया तो K का फॉर्मूला क्या होता है MPC वाला, 1/1 माइनस MPC, इट मीन्स 1/1 माइनस 0। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की, 1 होगी फिर। और अगर मैक्सिमम वैल्यू का पूछ ले तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जैसे कि अगर MPC 1 हो गया, 1 होने का मतलब है कि फिर वहाँ पे 1/1 माइनस 1/0, तो इन्फिनिटी होगी। तो अब इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है उसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो हो जाती है 1 और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी होती है। पार्ट बी, इन एन इकोनॉमी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम ऑफ ₹1200 करोड़, 1200 करोड़ का इनकम का इक्विलिब्रियम है, रेशियो ऑफ MPC और MPS का रेशियो 3:1। हमें एडिशनल इनकम डेल्टा आई कैलकुलेट करना है और न्यू लेवल ऑफ जो इनकम है वो कितना है 2000 करोड़। तो यहाँ से डेल्टा वाई निकल जाएगा, इनकम में जो चेंज है, पहले था इनकम 1200 करोड़ का, अब 2000 करोड़ है, तो 2000 माइनस 1200 विल बी इक्वल टू 800 करोड़। फिर MPC और MPS 3:1 है, इट मीन्स MPC 3/4 तो MPS 1/4, और MPC और MPS का टोटल 1 होता है। फिर यहाँ से K की वैल्यू मिल जाएगी 1/1 माइनस MPC,
के कितना आ जाएगा 1/1 माइनस 3/4 विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स, और फिर के की वैल्यू 4 टाइम्स आ गई। डेल्टा वाई गिवन है 800 करोड़, के प्लेस पे 4 रखा। के का जो फॉर्मूला है ना सेकंड वाला, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, जो मेन फॉर्मूला है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, उसका यूज करेंगे। के प्लेस पे 4, डेल्टा वाई 800 है, डेल्टा आई यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। डेल्टा आई कितना आएगा 800/4 विल बी इक्वल टू ₹200 करोड़। तो इन्वेस्टमेंट में जो चेंज आएगा वो 200 करोड़ का होगा। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम एक्सपेंडिचर एंड आउटपुट मेथड। नेशनल इनकम NNPAT FC इसका एग्रीगेट है, ये कैलकुलेट करना है हमें एक्सपेंडिचर मेथड से भी, और जो आउटपुट मेथड है वैल्यू एडिट मेथड भी बोलते हैं इससे, उसी से हमें कैलकुलेट करना होगा। तो एक्सपेंडिचर मेथड से जो एग्रीगेट मिलता है वो है GDP@MP, और GDP@MP कैसे ऑब्टेन होता है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब प्राइवेट फाइनल कंजप्शन जो एक्सपेंडिचर है वो 750 रुपीज़ के इक्वल गिवन है, गवर्नमेंट के फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 150 रुपीज़ है। फिर नेट एक्सपोर्ट के प्लेस में नेट इंपोर्ट दिख रहा है, मीन्स इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट से, तो ये माइनस को इंडिकेट करता है, तो माइनस का 50 पुट करेंगे। फिर साथ ही साथ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के लिए हमें क्या गिवन है, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, नेट दे दिया, तो नेट में ग्रॉस से जाने के लिए नेट से ग्रॉस पे डेप प्लस करेंगे कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। फिर साथ ही साथ इसमें क्योंकि ये फिक्स है हमें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो और किसकी कमी रह गई इसमें, चेंज इन स्टॉक की, और चेंज इन स्टॉक जो है माइनस का 20 है, तो 220 प्लस 150 प्लस माइनस 20, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन प्लस चेंज इन स्टॉक, इनको प्लस करके क्या मिलेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और ऑल ओवर GDP@MP की वैल्यू क्या आ जाएगी 1200 करोड़ की। ठीक है, फिर NNPAT-FC निकालना है, GDP@MP मिल ही गया है, तो फिर NNPAT-FC, तो जी ग्रॉस से नेट पे जाएंगे, डेप्रिसिएशन लेस कर दो, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, नफिया प्लस कर देंगे, फिर MP से FC में आंसर चाहिए तो NIT लेस करेंगे, और सारी कैलकुलेशन करने के बाद हमें नेशनल इनकम इसमें मिल जाएगी ₹950। ऐसे ही दूसरा मेथड है वैल्यू एडिशन मेथड। वैसे तो वैल्यू एडिशन से हमें GV@MP मिलता है, जो कि सेम एज GDP@MP है। क्या फॉर्मूला लगाते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो अब इसमें हमें वैल्यू एडिशन दे ही रखा है, GV@MP बाय प्राइमरी सेक्टर 300 का है, और GV@MP बाय सेकेंडरी सेक्टर 200 करोड़ का दे रखा है। ऐसे ही टर्जरी सेक्टर का भी दे रखा है, तो तीनों को प्लस करा, ऑल ओवर जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है मार्केट प्राइस पे वो कितना आ गया 1200 करोड़ का। फिर यहाँ से भी GDP@MP मिल ही गया, NNPAT-FC निकालना है, सेम वही स्टेप, GDP@MP से NNPAT-FC पे जाना है, ग्रॉस से नेट पे जाना है, डेप्रिसिएशन लेस कर दो, और डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए नफिया प्लस करेंगे, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए NIT लेस करेंगे, और सारा जो है कैलकुलेशन करके फाइनली आंसर मिलेगा 950 रुपीज़। चाहे एक्सपेंडिचर मेथड से करें आउटपुट मेथड से करें आंसर सेम आएगा। आंसर सेम नहीं आ रहा मीन्स कोई ना कोई जो है गड़बड़ी हो गई है, कहीं ना कहीं गलती हो गई है। न्यूमेरिकल के फिर ऑप्शन में और में करके थ्योरी का क्वेश्चन है, गिव वैलिड रीजन फॉर द फॉलोइंग। जैसे फर्स्ट इसमें ओल्ड एज पेंशन इज एक्सक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम वेयर एज रिटायरमेंट पेंशन इज इंक्लूडेड, एकदम करेक्ट है। और ओल्ड एज पेंशन जो है वो ट्रांसफर पेमेंट है, वन साइडेड पेमेंट है, नेशनल इनकम में वन साइडेड पेमेंट नहीं आती बिना किसी प्रोडक्टिव सर्विस के जो रिसीव हो रही है। फिर जबकि रिटायरमेंट पेंशन क्या है कि एक एम्प्लॉई जो है इतने साल काम करता है ऑफिस में, और फिर जब वो रिटायर होगा तो उस पर उसे पेंशन मिल रही है, तो ये फैक्टर इनकम है, तो इसलिए इसे इंक्लूड किया जाता है क्योंकि ये प्रोडक्टिव सर्विसेज के बदले में रिसीव हो रही है। फिर सेकंड है इसमें वाई आर एक्सपोर्ट रिसिप्ट इज नॉट पार्ट ऑफ नफिया, जो एक्सपोर्ट है वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का पार्ट क्यों नहीं है, क्योंकि एक्सपोर्ट तो उन गुड्स का हो रहा है जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हुए। ठीक है, और जबकि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है उसमें क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, लाइक रेंट, वेजेस रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, या फिर ऐसे पेड टू अब्रॉड हो। फैक्टर जो इनकम है, फैक्टर पेमेंट है, उसका डिफरेंस है। तो एक्सपोर्ट तो एक तरीके से उसे शो कर रहे हैं ना, डोमेस्टिकली जो गुड्स प्रोड्यूस हुए थे उससे बाहर हम सेल करें, इसलिए नफिया का जो है पार्ट नहीं होते। नफिया में तो यही आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, फॉरेन कंट्री से कितना सैलरी वेजेस मिला, कितना हम दे रहे हैं, ये सारे पॉइंट। ठीक है, थर्ड वाला इसमें ऑप्शन है फिर फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम,
वेयर एज इंटरमीडिएट गुड्स आर एक्सक्लूडेड। ये तो बहुत ही सिंपल है कि जो फाइनल गुड्स होते हैं वो तो डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूडेड होते हैं, क्योंकि नेशनल इनकम में तो फाइनल गुड्स की वैल्यू को ही कंसीडर करते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स तो ऐसे गुड्स होते हैं जिनमें अभी वैल्यू एडिशन होना बाकी है, इसी से तो फाइनल गुड्स बनता है। तो अगर इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को भी कंसीडर कर लेंगे डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो फाइनली हम किस गुड्स की वैल्यू को कंसीडर करेंगे, फाइनल गुड्स की वैल्यू को कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 17 है ये आप एक बार खुद ट्राई करना। ठीक है, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको ना समझ आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर और लाइक भी आप कर सकते हैं।